तो आज की इस वीडियो में हम लोग मास डिफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये मास डिफेक्ट के ऊपर। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो मास डिफेक्ट ये कंसेप्ट है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड कंसेप्ट है। न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर जो छोटा सा पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसके रिलेटेड ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ये न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप बोलोगे सारे प्रोटॉन का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? सारे प्रोटॉन का मास और सारे न्यूट्रॉन का मास, ये अगर आप मिलाओगे तो न्यूक्लियस का मास उतना होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रियलिटी में जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का, वो ये सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास है उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसको हम हीलियम का एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और इसके अंदर होते हैं 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास आप ऐड करोगे दोस्तों, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास आप ऐड करोगे तो आपको ये मास मिलेगा 4.320 एटॉमिक मास यूनिट जितना। ठीक है, लेकिन जब यही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो इनका मास हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है। ये जो मास हो रहा है 4.0015 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन फ्री है तब उनका मास इतना है, लेकिन जब यही न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो उसका मास जो है वो कम होता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे तो कुछ मास यहाँ पर गायब हो रहा है। ठीक है, ओके। और कितना मास गायब हो रहा है? हीलियम के केस में कितना मास गायब हो रहा है? हीलियम के केस में 0.0305 एटॉमिक मास यूनिट इतना मास गायब हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये फ्री होते हैं तो उनका मास ज़्यादा होता है, जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो उनका मास कम होता है। इसी को मास डिफेक्ट बोला जाता है दोस्तों, इसी को मास डिफेक्ट बोला जाता है। और हीलियम के केस में मास डिफेक्ट कितना है? 0.035 एटॉमिक मास यूनिट जितना। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे हिसाब से न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? 4.320, लेकिन एक्चुअल मास कितना है हीलियम का? हीलियम के न्यूक्लियस का 4.0015 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओके। तो ये एक्सपेक्टेड मास बोलेंगे हम, हमें जो एक्सपेक्ट हो रहा है वो मास और एक्चुअल मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं और ये डेल्टा एम लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड मास है, ये जो एक्सपेक्टेड मास है, हमें जो लग रहा है एक्सपेक्टेड मास और जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास है, इनका जो डिफरेंस है इसी को दोस्तों मास डिफेक्ट बोलते हैं और ये डेल्टा एम लेटर से दिखाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब न्यूक्लियॉन्स फ्री थे उसका मास ज़्यादा था, जब ये न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो यहाँ पे कुछ मास जो है, कुछ मास जो है वो गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये गायब होने वाला जो मास है इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास। और एक्सपेक्टेड मास कितना होता है? तो ये एक्सपेक्टेड मास मतलब मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास इज इक्वल टू मास डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब सारे प्रोटॉन का मास कितना होता है? जितना कि एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके अंदर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल टू Z। ठीक है, ये हमें पता है। और मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन क्या होगा? जितना एक न्यूट्रॉन का मास है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके। माइनस क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअल मास इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर मास डिफेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक प्रोटॉन का जो मास है, एक प्रोटॉन का मास जो है वो हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर माना जाता है। ठीक है, ओके। क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में देखिए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा होता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लिजिबल है। इसीलिए हम जो एक प्रोटॉन का मास है वो एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन है वहाँ पर आप मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एटॉमिक नंबर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन कितने उसके अंदर माइनस एक्चुअल मास इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री हैं तब उसका मास जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो कुछ मास यहाँ पर गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये मास क्यों गायब हो रहा है? इसका आंसर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है, 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका आंसर मिला है हमें। ठीक है, तो ये मास क्यों गायब हो रहा है? ओके, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मास डिफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास जो है, ये मास ही एनर्जी का एक फॉर्म है। मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है, ये एक ही फेनोमेना है, ठीक है। मास इज एनर्जी, एनर्जी इज मास, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है इस थ्योरी के हिसाब से। तो मास डिफेक्ट में जो मास गायब हो रहा है उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से जो मास न्यूक्लियस के अंदर गायब हो रहा है उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है देखिए, तो मान लेते हैं 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम का न्यूक्लियस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं एक साथ आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, और न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ये ऐसा एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो उसी टाइम पे यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। जब ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ आएंगे और न्यूक्लियस बनाएंगे, उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ हो रही है? जो मास यहाँ पे कम हुआ, मास डिफेक्ट जो हुआ यहाँ पे, वो जो मास है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और आइंस्टाइन ने कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसका एक इक्वेशन भी दिया, और वो इक्वेशन क्या है देखिए, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, जितना यहाँ पे मास कम हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर सी क्या है, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सी का मतलब क्या है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, एम मतलब क्या है, एम मतलब मास डिफेक्ट, कितना मास गायब हुआ है, ठीक है। और ई मतलब क्या है, ई मतलब एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों ये जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना न्यूक्लियस फॉर्मेशन के वक्त, इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके कोई न्यूक्लियस बनाते हैं तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ओके। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो हो रहा है उसका उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओके। अब अगर दोस्तों इस न्यूक्लियस को आप एनर्जी दोगे, ठीक है, इस न्यूक्लियस को आप एनर्जी दोगे तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, ओके। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी, सेम एनर्जी देनी होगी इसको, ठीक है। और इसी को दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि ये जो है, ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बांध के रखने के लिए जो है इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन आपको याद होना जरूरी है। बाइंडिंग एनर्जी का ये इक्वेशन है, E = m × c², जहाँ पे C = स्पीड ऑफ लाइट और m क्या है दोस्तों यहाँ पर, मास डिफेक्ट, ठीक है, ओके। अब ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं इसको। तो ये मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। और एक्सपेक्टेड मास कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर देखिए 15.6, ठीक है, पेज नंबर 333 के ऊपर। सबसे पहले रीड करिए क्या एग्जाम्पल है, देखिए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम एटम। लिथियम एटम की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 7। इसका मतलब क्या है कि लिथियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, और मास नंबर कितना है 7, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 - 3, 7 - 3 मतलब कितने, 4। तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है, ओके। मतलब Z कितना है यहाँ पर, Z है 3 और N कितना है, N है यहाँ पर 4, ठीक है। अब आगे पढ़िए, द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम्स बीइंग। तो हाइड्रोजन एटम का मास आपको प्रोवाइड किया गया है mH कितना है 1.007825, और लिथियम एटम का एक्चुअल मास आपको प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअल मास कितना है लिथियम एटम का, एक्चुअल मास है 7.016 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और आपको यहाँ पर पता करना है बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, मास डिफेक्ट इंटू c², मास डिफेक्ट इंटू c²। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, मास डिफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ये मास डिफेक्ट इंटू c², मास डिफेक्ट इंटू c²,
दोस्तों ये MH की वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट कर सकते हो, ये एटॉमिक मास यूनिट में है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पर 3। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है, देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00866, ठीक है। तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसके अंदर, 4 है, ठीक है। एक्चुअल मास भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, वो किस में होगी, वो एटॉमिक मास यूनिट में होगी, ठीक है, वो एटॉमिक मास यूनिट में होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय C² अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों C की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है आपको, ये कैलकुलेशन करके जो एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए 931.5 से मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी यहाँ पर वो एनर्जी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये नंबर ध्यान में रखिए दोस्तों। देखिए ये जो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू mc², इसके अंदर ये जो मास है अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में रख रहे हो, ठीक है, और उसको अगर आप यहाँ पर 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करिए, उसको यहाँ पर पुट करिए, उसको यहाँ पर पुट करिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर मिलने वाला है वो शायद से आपको देखिए यहाँ पर 39.23 मिलेगा। आप क्रॉस चेक करिए, मैंने नहीं किया है क्रॉस चेक, ठीक है, ओके। तो ये जो आंसर मिलेगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे आया इसको समझने के लिए देखिए, अगर मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी उसके रिलेटेड कितनी होती है, C की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, मास 1 यूनिट पुट करोगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मास 2 एटॉमिक यूनिट है तो एनर्जी कितनी होगी, इसके डबल होगी, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मास अगर 10 एटॉमिक मास यूनिट है तो एनर्जी कितनी होगी, 10 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 931.5 जो है ये आंसर कहाँ से मिला है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है C², इसको सिंप्लीफाई करके मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन ध्यान में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर M की वैल्यू जो है वो एटॉमिक मास यूनिट में पुट करनी है, ओके, और C² की जगह पर आपको 931.5 पुट करना है, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है। जूल में हम नहीं कैलकुलेट करते, छोटी एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे। ऐसा सेम एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर देखिए 342 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 12, बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसको आप एज अ होमवर्क करिए। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।